एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हो। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पर आप लोग केवल उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन देखिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। उसके लिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन का टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उसी टाइमिंग पर क्लिक करके वही पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। कहा जा रहा है 12 वोल्ट की कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। यह बल्ब कितनी धारा लेगा तथा इसके लिए कितने प्रतिरोध का तंतु लगा होगा। ठीक, एक कार है, उसमें जो बैटरी लगी है, बैटरी की क्षमता 12 वोल्ट, यानी बैटरी 12 वोल्ट की विद्युत सप्लाई करेगी। तो B बराबर हो गया 12 वोल्ट। जो कार की हेडलाइट है उसमें जो बल्ब लगा है वो है 60 वाट का, तो यहां से P बराबर हो गया 60 वाट। ठीक, पूछा जा रहा है कि यह बल्ब कितनी धारा लेगा, यानी आपको I ज्ञात करना है। I ज्ञात करना है तो आप फार्मूला पढ़े हो P इक्वल टू BI, इसी का यूज करके आप I ज्ञात कर लीजिए। P का मान है 60, B का मान है 12 इंटू I, तो यहां से I बराबर आपको मिल जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, दूसरा पूछ रहे हैं इसके लिए कितने प्रतिरोध का तंतु लगा होगा। मतलब जो हेडलाइट है, हेडलाइट में जो बल्ब लगा है उस बल्ब के अंदर लगे तंतु का प्रतिरोध पूछा जा रहा है, R पूछा जा रहा है। तो जब आपको R निकालना है तो आप R इक्वल टू B बाई आई यूज कर लीजिए, B बाई आई यूज कर लीजिए। B का मान है 12 वोल्ट और I का मान है 5। जब इसी से आप भाग करोगे तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी 2.4, और यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 में कहा जा रहा है एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए। P बराबर दिया गया है 100 वाट तथा B बराबर है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और आपको R ज्ञात करना है। इसके लिए आप फार्मूला पढ़े हो P इक्वल टू B स्क्वायर बाई R, तो यहां से आपको R बराबर मिल जाएगा B स्क्वायर बाई P। B का मान देखिए 220 वोल्ट है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 220 गुणे 220 बटे P का मान है 100। इसी को सॉल्व करिए, 2 0 2 0 कट गया, 22 गुणे 22 हो गया 484 ओम, तो यानी प्रतिरोध हो जाएगा 484 ओम। आगे कह रहे हैं यदि तंत्र की लंबाई 0.1 मीटर तथा त्रिज्या 2.5 गुणे 10 की घात -5 मीटर हो तो तंत्र की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी रो बराबर आपको ज्ञात करना है। यल बराबर है 0.1 मीटर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात -1 मीटर। ठीक, और त्रिज्या R बराबर दिया गया है 2.5 गुणे 10 की घात -5 मीटर। यहां से आपको रो निकालना है तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए, रो इक्वल टू R A बाई L। R को ऐसे ही रहने दीजिए और A की जगह आप यूज कर लीजिए पाई R स्क्वायर बटे L। R का मान आप देखिए यहां कैलकुलेट कर चुके हो, यह है 484 ओम, गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे R स्क्वायर। जब 2.5 गुणे 10 की घात -5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात -10 बटे L।
यल का मान है 1 गुणे 10 की घात -1। अब इसी को सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 9.50 गुणे 10 की घात -6 मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। तो यानी रो बराबर हो गया 9.5 गुणे 10 की घात -6 ओम मीटर, और यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं 240 वोल्ट तथा 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी B बराबर दिया गया है 240 वोल्ट और P बराबर दिया गया है 200 वाट। आपको यहां से R निकालना है, R ज्ञात करना है, तो आप फार्मूला यूज करिए P = B स्क्वायर बाई R। तो यहां से R बराबर हो जाएगा B स्क्वायर बाई P। B का स्क्वायर करिए तो ये 240 गुणे 240 बटे P का मान है 200। ये 2 0 कट गया, 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 24। 12 गुणे 24 करेंगे, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 हासिल 28। यानी R बराबर हो जाएगा 288 ओम। आगे कहा जा रहा है कि यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो, कहने का मतलब जो ये 288 है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार के प्रतिरोध का 10 गुना है, ठीक ना। यानी 10R0 बराबर 288, तो यहां से R0 बराबर मिल जाएगा 28.8 ओम, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी T बराबर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तंतु के प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे RT = R0 1 प्लस अल्फा T। देखिए जो RT है ये R0 का 10 गुना है, तो इसे हम 10 R0 लिख देते हैं बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, ठीक। ये R0 कट जाएगा तो 10 बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T। 1 को इधर ले आते हैं तो बचेगा 9 बराबर अल्फा इंटू T का मान देखिए है 2000। 2000 लेफ्ट साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 9 बटे 2000। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात -3, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक 200 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। देखिए जो बल्ब है उस पर 200 वोल्ट लिखा है, यानी B बराबर 200 वोल्ट और P बराबर 100 वाट। 100 वाट, तो यहां से जो बल्ब का प्रतिरोध मिलेगा R बराबर होगा B स्क्वायर बाई P। B स्क्वायर बाई P। B का मान 200 है तो ये 200 गुणे 200 बटे P का मान 100 है। ये 2 0 कट गया तो ये हो गया 400 ओम। यानी बल्ब का जो प्रतिरोध है ये है 400 ओम। अब कह रहे हैं कि इस बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। जरा समझ लीजिए ये जो 200 लिखा ये बल्ब पर लिखा है। बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत पर जलने के लिए बनाया गया है, लेकिन जो हम उसको सप्लाई दे रहे हैं हमारे पास 200 वोल्ट पर्याप्त नहीं है, हम उसे केवल 110 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बल्ब अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाएगा। तो देखिए आपसे पूछा गया है बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए, यानी आपसे P पूछ रहे हैं। तो P निकालने के लिए आपके पास क्या क्या ज्ञात है। P निकालने के लिए आपके पास ज्ञात है ये B और ज्ञात है R, तो इसी का हम यूज कर लेते हैं P = B स्क्वायर बाई R।
यहाँ बी हम कौन सा लेंगे, जो सप्लाई दे रहे हैं 110, तो ये हो जाएगा 110 गुणे 110 बटे आर क्या लेंगे, जो बल्ब का प्रतिरोध है यानी 400, तो ये हो गया 400। इसी को सॉल्व करना है, 2 0 कट गया, तो P बराबर हो गया 11 गुणे 11 मतलब 121 बटे 4, 4 का भाग कर लीजिए, 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 30.25 मात्रक हो जाएगा वाट। अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 45 में कहा जा रहा है कि 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यहां से आप मान लीजिए कि जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा है वह प्रतिरोध है R। तो देखिए ये जो डायग्राम बनेगा ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक बल्ब लगा है, साथ में एक प्रतिरोध लगा है, और ये दोनों एक सप्लाई से यानी एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। बैटरी जो सप्लाई दे रही है 90 वोल्ट का दे रही है। ये जो बल्ब है इस पे क्या लिखा है, इस पे लिखा है 30 वोल्ट 60 वाट। तो यहां से यदि हम लोग बल्ब का प्रतिरोध निकालें, बल्ब का प्रतिरोध, तो ये R बराबर हो जाएगा B स्क्वायर बाई P। बल्ब के लिए B का मान है 30, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 30 बटे 60। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 30 दूना 60, 2 से 30 में भाग करोगे तो ये हो जाएगा 15 ओम। कहने का मतलब इस बल्ब का जो प्रतिरोध है ये 15 ओम है। तो ये तो हो गया 15 ओम बल्ब का प्रतिरोध। अब हम लोग निकालते हैं बल्ब में बहने वाली धारा। बल्ब में बहने वाली धारा I बराबर हो जाएगा B बाई R। B का मान है 30 वोल्ट, R का मान है 15, तो इस तरह बहने वाली धारा का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है ना। अब जरा देखो आप, ये बल्ब और ये R प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका मतलब कि इसमें बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। आप जानते हो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, तो यहाँ पूरे परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर 2 एम्पियर। फिर यहां से आप निकाल लीजिए परिपथ का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, यहां पर 15 ओम का एक बल्ब लगा है और 8 ओम का एक प्रतिरोध लगा है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस R। ठीक, परिपथ में स्थापित वोल्टेज 90 वोल्ट है, तो यहां से आप फार्मूला लगाइए B इक्वल टू आई आर। परिपथ के लिए B का मान है 90 वोल्ट, परिपथ के लिए I का मान है 2 एम्पियर, परिपथ के लिए R का मान है 15 प्लस R। इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसे काटोगे तो ये 45 हो जाएगा। अब 15 को लेफ्ट साइड ले आओ तो R बराबर हो जाएगा 30 ओम। कहने का मतलब बल्ब के साथ लगाए गए प्रतिरोध का प्रतिरोध होगा 30 ओम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 220 वोल्ट 500 वाट के 2 बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। तो यहां देखिए 220 वोल्ट और 500 वाट के 2 बल्ब हैं। अगर दोनों पर ये समान है तो दोनों का प्रतिरोध समान होगा। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं पहले तथा दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, पहले तथा दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर R2 बराबर B स्क्वायर बाई R। यहां से देखो B का मान जो दिया गया है वो 220 वोल्ट दिया गया है, तो ये 220 गुणे 220 बटे R का मान है 500।
ये 2 कट गया, 22 गुणे 22 हो गया 484/5 ओम। तो ये तो दोनों बल्ब का अलग अलग प्रतिरोध हो गया। अब देखो ये कहा गया कि दो बल्ब 110 वोल्ट के लाइन से श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। तो अगर ये श्रेणी क्रम में लगाए हैं तो आप लिखो चूंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका परिणामी प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 का भी मान है 484/5 और R2 का भी मान है 484/5। तो इस तरीके से R बराबर हो जाएगा 2 गुणे 484/5। अब इसके बाद देखिए कि इन दोनों बल्बों को 110 वोल्ट के लाइन से जोड़ा गया है। तो हम लिख सकते हैं परिपथ का विभव, इसे हम B डैश कर देते हैं। तो ये है 110 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया है तो बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, शक्ति आपको ज्ञात करना है। तो यहां से हम यूज कर ले रहे हैं P = B डैश स्क्वायर बाई R। B का मान 110 है, तो ये हो जाएगा 110 गुणे 110 बटे R, परिणामी R चाहिए तो R का मान है 2 गुणे 484/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो P बराबर हो जाएगा 110 गुणे 110 गुणे 5 बटे 2 गुणे 484। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपको P बराबर मिल जाएगा 62.5। ठीक, तो इस तरीके से दोनों बल्बों को मिलाकर व्यय होने वाली शक्ति का मान हो गया 62.5। लेकिन आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। तो यहां से आप लिख लो अतः प्रत्येक बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति P डैश बराबर P बटे 2, यानी आधा पहले पर व्यय होगा आधा दूसरे पर व्यय होगा। तो ये P/2 हो जाएगा। P का मान है 62.5/2, तो ये P डैश बराबर मिल जाएगा आपको 31.25 वाट। कहने का मतलब पहले बल्ब पर 31.25 वाट व्यय होगा और दूसरे बल्ब पर भी 31.25 वाट व्यय होगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक प्रतिरोध 4 ओम है। कहने का मतलब यह भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, तथा प्रत्येक में अधिकतम 64 वाट की वैद्युत शक्ति दी जा सकती है। कहने का मतलब इसे भी अधिकतम 64 वाट दिया जा सकता है, इसे भी अधिकतम 64 वाट और इसे भी अधिकतम 64 वाट। तो पूछा जा रहा है कि पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। यहां से आप लोग देखो कि जो प्रत्येक प्रतिरोध है ये 4 ओम का है और प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट शक्ति दी जा सकती है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं परिपथ के किसी भी प्रतिरोध में अधिकतम धारा। इसके लिए आप फार्मूला लगाओगे P = I स्क्वायर R। यहां से I स्क्वायर बराबर मिल जाएगा P बटे R। P का मान है 64 वाट और R का मान है 4, तो ये हो जाएगा 16। यहां से I बराबर मिल जाएगा 4 एम्पियर। कहने का मतलब इस वाले में भी अधिकतम 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर सकते हो,
इस वाले में भी अधिकतम 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर सकते हो और इस वाले में भी। अगर इससे ज्यादा धारा प्रवाहित कर दोगे तो यह फ्यूज हो जाएगा, ये कह लो कि ये गल जाएगा, यानी सब मिला के ये खराब हो जाएगा, इससे ज्यादा धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए कि इसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं, तीनों का अगर हम लोग परिणामी निकालें तो लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध देखो कितना हो जाएगा, ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो इनका तुल्य हो जाएगा 2 ओम। अब ये जो 2 ओम निकल के आएगा और ये 4 ओम निकल के आएगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो सीधा सीधा जुड़ जाएंगे, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम बराबर 6 ओम। ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब हम लोग लिखेंगे पूरे परिपथ में व्यय अधिकतम शक्ति, व्यय अधिकतम शक्ति P बराबर लिख देंगे, इसे P मैक्स कर दो, P मैक्स बराबर I स्क्वायर इंटू R। अब देखिए I का अधिकतम मान कितना है 4 एम्पियर, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R, टोटल R कितना है 6, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6, 16 गुणे 6 करो, 16 छक्का 96, यानी कि पूरे परिपथ में अधिकतम 96 वाट शक्ति दी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो यही आपसे पूछा गया था कि पूरा परिपथ अधिकतम कितना शक्ति ले सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 96 वाट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पर डिस्कस करते हैं। 48 में कह रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर प्रतिरोध, यानी तीनों बराबर हैं, विद्युत से 10 वाट लेते हैं, तो यहाँ P बराबर है 10 वाट। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये बराबर भी हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना तीनों प्रतिरोध क्रमशः R ओम है, R ओम है, तब परिपथ का परिणामी प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 3R। चूंकि तीनों R हैं और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सीधे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3R। ठीक, अब यहां से अगर हम लोग फार्मूला यूज करें तो हो जाएगा P बराबर B स्क्वायर बाई R। ठीक है, यहां R का मान परिणामी R चाहिए जो कि 3R है, तो यहां R की जगह हम 3R लिख देंगे। ठीक है ना, तो मुझे मिल जाएगा B स्क्वायर बराबर 3R इंटू P, और P का मान है 10 वाट, तो ये 3R गुणे 10 बराबर हो जाएगा 30R। ठीक, अब कह रहे हैं कि यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें, तो देखो आप लिखोगे जब तीनों प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगाया जाता है, तब परिणामी प्रतिरोध हम मान लेते हैं कि R डैश हो जाता है, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा 3/R। तो यहां से मुझे R डैश बराबर मिल जाएगा R/3। पर B तो बदलने वाला नहीं है, B वही क्यों रहेगा, क्योंकि बैटरी वही है, वही बैटरी थी, उसी से पहले प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था और अब समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, तो B वही रहेगा। तो यहां से हम यूज कर लेते हैं P इक्वल टू B स्क्वायर बाई R। यहां R को R डैश लेना है क्योंकि परिणामी प्रतिरोध लेना है, तो इसे हम P डैश बराबर B स्क्वायर बाई R डैश कह लेते हैं।
यहां से देखो बी स्क्वायर का मान आप निकाले हो 30R, तो ये हम लिख देते हैं 30R बटे R डैश की जगह आप लिख दीजिए R बटे 3। ये R कट जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा तो P बराबर हो जाएगा 90 वाट। कहने का मतलब कि अब इस परिपथ में 90 वाट वैद्युत शक्ति क्षय होगी और यही आपसे पूछा गया था, तो आपका आंसर हो गया 90 वाट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पर डिस्कस करते हैं। 49 में कहा जा रहा है एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है, यानी कि R बराबर है 2 ओम और B बराबर है 110 वोल्ट। ठीक, करें अपनी पूरी क्षमता पर 10 एम्पियर की धारा लेता है, यानी जब पूरी क्षमता के साथ चल रहा है तब ये 10 एम्पियर की धारा ले रहा है। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कि इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है। वैद्युत शक्ति यानी P बराबर ये ज्ञात करना है। तो P के लिए आप फार्मूला पढ़े हो, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI। यहां B का मान है 110 गुणे I का मान है 10, इन दोनों का गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 1100 वाट। आगे ये पूछा जा रहा है कि इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। कुल शक्ति कितनी है 1100 वाट, इसका कुछ भाग यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होगा और कुछ भाग वैद्युत मोटर का ताप बढ़ाने में खर्च हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं प्रतिरोध के ताप में व्यय ऊर्जा, प्रतिरोध के ताप में व्यय ऊर्जा P इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R। यहां से देखो I का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और R का मान है 2 ओम, तो इस तरीके से ये आ गया 200 वाट। कहने का मतलब जो मोटर है उसके प्रतिरोध में जो ऊर्जा व्यय हो रहा है ये 200 वाट व्यय हो रहा है। यह क्या काम करेगा, यह मोटर का तापमान में वृद्धि करेगा। बाकी जो बच जाएगा 1100 में से जो बच जाएगा वो यांत्रिक कार्य में खर्च होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यांत्रिक कार्य में खर्च ऊर्जा, यांत्रिक कार्य में खर्च ऊर्जा बराबर हो जाएगा कुल ऊर्जा है 1100, उसमें से 200 खर्च हो जा रहा है ताप में, तो ये बचेगा 900 वाट, यानी यांत्रिक कार्य में खर्च ऊर्जा बराबर हो जाएगा 900 वाट। अगर इसे हमें प्रतिशत में देखना हो तो यहां से हम लिखेंगे प्रतिशत खर्च बराबर 900 बटे 1100 गुणे 100। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, कितना खर्च हो रहा है बटे कुल कितना मान था गुणे 100, तो ये 900 बटे 1100 गुणे 100 हो जाएगा। ये 2 0 कट गया, बचा 900 बटे 11। जब इसे आप भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 81.18। इसे हम लोग लगभग 81.2% लिख सकते हैं और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 10 वाट 20 वोल्ट की छोटी वैद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। कहने का मतलब एक कोई मोटर है जो उसमें कुंडली लगी है, उसका प्रतिरोध 12 ओम है। जैसे मान लीजिए ये कोई मोटर की कुंडली है और इसे हम वैद्युत स्रोत से जोड़ें, इस तरह से जोड़कर परिपथ बनाकर चलाएं तो इसका जो प्रतिरोध है ये 12 ओम है, यानी R बराबर 12 ओम। ठीक, इस पे 10 वाट लिखा हुआ है और 20 वोल्ट लिखा हुआ है, ये सब मोटर के लिए है। तो यदि हम यहां से निकालें परिपथ में बहने वाली धारा तो हम लोग लिखेंगे परिपथ, या लिख लो इसी को मोटर, परिपथ या मोटर में बहने वाली धारा, में बहने वाली धारा। ये बहने वाली धारा का मान हो जाएगा P इक्वल टू BI से, P इक्वल टू BI से
तो I बराबर मिल जाएगा P बाई बी। P का मान है 10 वाट, B का मान है 20 वोल्ट, तो इस तरीके से मिल गया 0.5 एम्पियर। ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि I ज्ञात करने के लिए हम ये फार्मूला क्यों यूज किए, हम I इक्वल टू बी बाई आर भी तो यूज कर सकते थे, या हम B का मान 20 वोल्ट रख लेते और R का मान 12 रख लेते। तो जब इसको सॉल्व करते तो 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, ठीक, ये इतना एम्पियर बन जाता। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि जब बैटरी जो भी सप्लाई देगी, जो भी सप्लाई दे रही है 20 वोल्ट, वो धारा में किस हिसाब से रूपांतरित होगा, तो आप ये समझो कि इसमें से कुछ इसके यांत्रिक कार्य में खर्च होगा और कुछ इस मोटर का तापमान बढ़ाने में खर्च हो जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ाने में खर्च हो जाएगा। किस हिसाब से, इसके प्रतिरोध के हिसाब से। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा मोटर का तापमान उतना ही तेजी से बढ़ेगा। कहने का मतलब उतना ही विद्युत शक्ति क्षय होगा उसके उष्मा वृद्धि में। तो इसीलिए हम R यहां नहीं यूज कर रहे हैं, हम P इक्वल टू बी आई का यूज कर रहे हैं। P इक्वल टू बी आई का यूज कर रहे हैं, R का यूज नहीं किए। ठीक ना। अब यहां से हम निकाल लेंगे कि मोटर में उष्मा उत्पन्न होने की दर, उष्मा उत्पन्न होने की दर, उष्मा उत्पन्न होने की दर P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, I का मान हम लोग निकाले हैं 0.5, 0.5 मतलब 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और R का मान है 12 ओम, तो 1/4 गुणे 12, तो P बराबर हो जाएगा 3। इसका मात्रक हो जाएगा वाट अथवा जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड कहने का मतलब प्रति सेकंड 3 जूल ऊर्जा व्यय हो जाएगा मोटर का तापमान वृद्धि में। बाकी जो बचेगा वो सब का सब खर्च होगा यांत्रिक कार्य में। तो यहां से हम लिख सकते हैं यांत्रिक कार्य में खर्च ऊर्जा, यांत्रिक कार्य में खर्च या व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगा 10 वाट माइनस 3 वाट। देखिए टोटल वाट था 10, 10 में से 3 तो खर्च हो जा रहा है उसके तापमान वृद्धि में, तो जो बचेगा वही यांत्रिक कार्य में खर्च होगा। तो 10 वाट माइनस 3 वाट बराबर 7 वाट, यानी 7 वाट यांत्रिक कार्य में खर्च होगा और 3 वाट मोटर के तापमान वृद्धि में। क्लियर है ना इतनी बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए कहा जा रहा है एक प्रतिरोध कुंडली 2.5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। यानी यहां जो परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा, परिपथ का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 ओम, क्योंकि 2.5 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाए गए हैं। फिर कह रहे हैं कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया, यानी कि B बराबर है 1 वोल्ट, T बराबर है 5 मिनट। 5 मिनट को जब आप सेकंड में बदलोगे तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहां से फार्मूला यूज करोगे, उत्पन्न ऊष्मा H बराबर B स्क्वायर बाई R, ऊपर में T, फिर यहां 4.2, यही फार्मूला है ना। B स्क्वायर T बाई R ये जूल में आता है, लेकिन जब 4.2 से भाग कर देते हो तो ये उत्पन्न ऊष्मा कैलोरी में बदल जाता है। तो ये इतनी कैलोरी। B का मान देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। T का मान 300 सेकंड है तो ये 300 बटे R का मान आप 5 लोगे गुणे 4.2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा
14.28 कैलोरी, 14.28 कैलोरी। इसी को हम लगभग 14.3 कैलोरी लिख सकते हैं, 14.3 कैलोरी, और यही आपका आंसर है। अब हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 52 नंबर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कहा जा रहा है जल में रखी एक 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली में 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जरा इस क्वेश्चन को पहले समझो। जैसे मान लो ये कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है और एक प्रतिरोध कुंडली इसमें लटकाई गई है, ठीक, उसका प्रतिरोध R बराबर है 10 ओम, ठीक। इस कुंडली को पानी में कितनी देर के लिए? 10 मिनट तक लटका के रख रहे हैं, 10 मिनट तक। 10 मिनट का मतलब हो गया 600 सेकंड। इस कुंडली में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहां से I बराबर हो गया 0.5 एम्पियर, ठीक। जब इतना काम करते हो तो ये जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। यहां हम इसको डेल्टा टी लिख लेते हैं, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा देखो, इस टी और इस टी में कंफ्यूज मत होना, यह टी समय को प्रदर्शित कर रहा है, समय को, और यह टी तापमान को प्रदर्शित कर रहा है, ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च हो जाए, मतलब इस कुंडली में जितना ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है सब का सब जल को गर्म करने में खर्च हो रहा है, तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब यहां से हम मान लेते हैं, माना जल का द्रव्यमान बराबर, माना जल का द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान बराबर यम ग्राम। अब देखो, कुछ लोग सोचेंगे कि जब मानना ही है तो इसे हम यम ग्राम क्यों मान रहे हैं, इसे क्यों नहीं किलोग्राम मान लेते। तो अभी मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूं कि इसको मैं ग्राम में क्यों मान रहा हूं, ठीक है। तो जब ये इतना आप मान लिए तो अब आप आगे लिखोगे, जल का तापमान, जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा बराबर हो जाता है यम एस डेल्टा टी, यम एस डेल्टा टी। जहां यम क्या है? जल का द्रव्यमान, यस क्या है? जल की विशिष्ट ऊष्मा। यस बराबर क्या है? यस है जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा। और जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीमीटर। यहां देखो, जो यस का मान है वो 1 कैलोरी प्रति ग्राम है, प्रति ग्राम है, इसीलिए हम यम को ग्राम में माने हैं, ठीक है ना। अगर ये कैलोरी प्रति किलोग्राम होता तब इसे हम मानते किलोग्राम में, ठीक। तो यस का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक। कहीं कहीं ये आपको लिखा मिल सकता है 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तो देखो, जब ऊपर भी किलो कैलोरी हो गया, नीचे भी किलोग्राम हो गया, तो किलो किलो कट जाएगा, फिर से वही बचेगा 1 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसी वजह से हम यम को ग्राम में माने हैं, ठीक। और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है तापमान में परिवर्तन। यहां से आपको आवश्यक ऊष्मा बराबर मिल जाएगा, आवश्यक ऊष्मा बराबर ms डेल्टा टी। यम का मान यम ही रहने दो, यस का मान 1 होता है और डेल्टा टी का मान 1 है, तो ये बराबर हो जाएगा यम कैलोरी। अब इसके बाद देखिए, लगातार आप 10 मिनट तक इस कुंडली में वैद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हो, तो इसमें भी तो कुछ विद्युत का क्षय होगा।
तो हम लोग लिखेंगे 10 मिनट में कुंडली में क्षय ऊष्मा H बराबर हो जाएगा I² RT अपान 4.2 कैलोरी। क्लियर ना। अब आप ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में पढ़े हो, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो इसका मतलब कि जो इस कुंडली में ऊर्जा व्यय हो रही है ऊष्मा के रूप में, यह ऊष्मा कहां कन्वर्ट हो जाएगी, जल का तापमान बढ़ाने में। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार ये वाली ऊष्मा इस वाले ऊष्मा के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब m इक्वल टू I² RT अपान 4.2। अब देखिए I का मान कितना है, I का मान 0.5 एम्पियर है। इसे हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 1/4 गुणे R का मान है 10 तो इसे लिख दीजिए 10 गुणे T का मान है 600 तो ये हो गया 600 बटे 4.2। अब इसी को सॉल्व करना है तो 4 से भाग दे दीजिए, ये 4 15 में 60 हो जाएगा यानी 150। 150 गुणे 10 करोगे तो यम बराबर हो गया 1500 बटे 4.2। यम बराबर 357.14 ग्राम। तो ये जल का द्रव्यमान हो जाएगा 357.14 ग्राम। हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पर डिस्कस करते हैं। 53 में कह रहे हैं एक बर्तन में लगे 220 वोल्ट तापक का प्रतिरोध 55 ओम है। यदि उत्पन्न ऊष्मा का 25% व्यर्थ हो जाता है तो 2 लीटर जल को, जिसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कितना समय लगेगा। यहां पर देखिए दिया गया B बराबर 220 वोल्ट, R बराबर दिया गया है 55 ओम। ठीक, जल का जो आयतन है ये 2 लीटर है, यहां से हम B बराबर लिख लेते हैं 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर। इसे जब आप लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर क्यूब। ठीक, जल का घनत्व तो नहीं दिया गया है पर हम लोग जानते हैं जल का घनत्व D बराबर होता है 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक, यहां से जब आप जल का द्रव्यमान निकालोगे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। ठीक, तो जल का द्रव्यमान निकालोगे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व से। आयतन है 2 गुणे 10 की घात -3 गुणे घनत्व है 10 की घात 3। ये 10 की घात -3 10 की घात +3 कट के ये यम बराबर बन जाएगा 2 किलोग्राम। यानी जल का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम को हम 2000 ग्राम लिख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ग्राम में क्यों लिख रहे हैं ये आप समझ रहे होगे अब, क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती यश बराबर होता है वो होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीमीटर। ठीक, यहां ग्राम होने की वजह से हम द्रव्यमान को भी किस में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं। इसके अलावा तापमान में परिवर्तन, देखिए पहले तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, तो डेल्टा T बराबर हो जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां से आप निकालिए कि जल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में या बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा यहां से H बराबर हम लोग लिख लेंगे यम S डेल्टा T। यम का मान है 2000, यश का मान होता है 1 और डेल्टा T का मान है 90। यहां से हमारा हो जाएगा 9 दूनी 18 और 4 बार 0, ये इतनी कैलोरी हो गई। ठीक है।
अब इसके बाद आप लिखोगे जल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए परिपथ में क्षय ऊर्जा, परिपथ में क्षय ऊर्जा या उष्मा कह लीजिए, क्षय उष्मा H बराबर हो जाएगा B² T/4.2 R कैलोरी। ठीक, यहां चूंकि B दिया है, T दिया है और R दिया है, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। यहां से मुझे H बराबर मिल जाएगा, H बराबर मिल जाएगा, B का मान है 220, ये हो जाएगा 220 गुणे 220। T का मान आपको ज्ञात करना है तो इसे ऐसे रहने दीजिए, अपान 4.2 इंटू R का मान है आपका 55। अब इसी को सॉल्व करिए, 55 से काटोगे तो ये 55 एक के 55, 55 चौका 220 हो गया। अब इसका जब गुणा कर दोगे तो H बराबर मिल जाएगा 880T/4.2। ठीक, इतना उष्मा, इतनी कैलोरी उष्मा व्यय होगी परिपथ में। लेकिन देखो दिया गया है, कह रहे हैं उत्पन्न उष्मा का 25% व्यर्थ हो जाता है। भाई जब 25% व्यर्थ हो जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 75% उष्मा जल का तापमान बढ़ाने में उपयोग हो पा रहा है। यहां से हम लोग लिखेंगे जल का ताप बढ़ाने में व्यय उष्मा, इसे H डैश कह देते हैं। तो H डैश जो है ये H का 75% होगा। कितना परसेंट? 75%। अब इसी को सॉल्व करिए तो आपको H डैश बराबर मिल जाएगा 880T/4.2 गुणे 75% मतलब 75/100। अब इसके बाद देखिए, जो ये उष्मा परिपथ में व्यय हो रहा है और ये वाला उष्मा, ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो हम लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार 880T/4.2 गुणे 75/100 को लिख देते हैं 3/4 बराबर 1 8 और 4 बार 0। यहां से आपका T बराबर हो जाएगा 1 8 4 बार 0 गुणे 4 गुणे 4.2 भागे 880 गुणे 3। अब इसी को सॉल्व करिए तो ये बराबर मिल जाएगा 1145.45। मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक, अब इसी T को देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1140 प्लस 5.45 सेकंड। ठीक, ये जो 1140 है, इसे जब 60 से भाग देके मिनट में बदलोगे तो ये बन जाएगा 19। तो T बराबर हो गया 19 मिनट 5.45 सेकंड। तो अब हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 54 नंबर में कहा जा रहा है एक 50 वाट का बल्ब 200 वोल्ट की लाइन में लगा है। तो यहां से P बराबर हो गया 50 वाट, B बराबर हो गया 200 वोल्ट। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे बल्ब का प्रतिरोध। R बराबर B²/R। B का मान है 200, तो ये 200 गुणे 200/50, 50 चौके 200, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 800 ओम, यानी बल्ब का प्रतिरोध हो गया 800 ओम। तथा आप यह भी निकाल लीजिए कि बल्ब में कितनी धारा बहेगी। तो हम लोग लिखेंगे बल्ब में धारा I बराबर B/R। B का मान है 200, R का मान है 800, तो ये बराबर हो गया 1/4 एम्पियर। अब आपसे कह रहे हैं कि उसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों हम ज्ञात कर चुके। बहने वाली धारा हो गया 1/4 एम्पियर और प्रतिरोध हो गया 800 एम्पियर। ये दो आंसर हो गए। फिर आगे कह रहे हैं
कि यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित हो जाए तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। भाई जितनी भी शक्ति थी उसकी 10% किसमें परिवर्तित हो रही है, प्रकाश में। इसका मतलब 90% ऊष्मा में परिवर्तित होगी, 90% ऊष्मा में परिवर्तित होगी। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे उत्पन्न ऊष्मा बराबर VIT अपान 4.2 इंटू 90%। केवल 90% ही ऊष्मा में परिवर्तित हो रहा है, बाकी 10% प्रकाश में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इंटू 90%, 90% मतलब 90/100। अब इसी को सॉल्व करिए। B का मान है 200, I का मान है 1/4 इंटू T का मान आप 1 ले लीजिए बटे 4.2 गुणे 9/10। अब इसी को सॉल्व करना है। 1 0 1 0 काट देते हैं, 4 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। अब 9 का 5 में गुणा करो तो 9 पचे 45 बटे 4.2। अब 45 को 4.2 से भाग करिए तो आपको मिल जाएगा 10.7 कैलोरी प्रति सेकेंड, कैलोरी प्रति सेकेंड। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है 1 किलोवाट विद्युत शक्ति के तापक को 200 वोल्ट की दिष्ट धारा से जोड़ा गया है। तापक में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। यहां देखो P बराबर दिया गया है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को हम 10⁻³ वाट लिख सकते हैं। B बराबर दिया गया है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। और आपको I ज्ञात करना है। I बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो आप लिखोगे हम जानते हैं P = BI। यहां से जब I बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा P/B। P का मान है 10⁻³ वाट, 10⁻³ को हम 1000 लिख सकते हैं बटे B का मान है 200। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 200 पंचे हो जाएगा 1000। तो I बराबर मिल गया 5 एम्पियर। ठीक है। आगे कह रहे हैं तापक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी R ज्ञात करना है। तो आप यूज कर लीजिए R = B/I, B/I। B का मान है 200 वोल्ट और I का मान है 5 एम्पियर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40 ओम। अब इसके बाद कह रहे हैं कि 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो यहां T बराबर दिया गया है 1 सेकंड। उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना है तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे H = BIT अपान 4.2। ठीक। इसी को सॉल्व करिए। B का मान है 200, I का मान है 5, T का मान है 1 बटे 4.2। 5 गुणे 200 करोगे 1000 हो जाएगा बटे 4.2। अब 1000 को 4.2 से भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा 238.09। इसे हम लोग लगभग लिख सकते हैं 238। मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति सेकेंड, कैलोरी प्रति सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड 238 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो यहां दूरी बराबर है 150 किलोमीटर। फिर करें विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तार में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है। यहां से 1 किलोमीटर का विभवांतर जो है वो 8 वोल्ट है। 1 किलोमीटर का विभवांतर बराबर 8 वोल्ट। तो जरा देखो आप विद्युत कितनी दूर भेज रहे हो, 150 किलोमीटर। दो नगर जो है ये 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं।
तो जब आप यहां से कह रहे हो 1 किलोमीटर का विभवांतर 8 वोल्ट, तो यहां से 150 किलोमीटर का विभवांतर हो जाएगा 150 गुणे 8 वोल्ट, तो ये हो गया 1200 वोल्ट। अब आगे देखिए, करें और तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है, यानी 1 किलोमीटर का प्रतिरोध, 1 किलोमीटर का प्रतिरोध बराबर 0.5 ओम, और आपका तार है 150 किलोमीटर का, तो यहां से हम लिख लेंगे 150 किलोमीटर का प्रतिरोध बराबर 150 गुणे 0.5 ओम। इसको गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 75 ओम। आगे कह रहे हैं तार से होकर बहने वाली धारा की गणना कीजिए, यानी आई आपको निकालना है। तो यहां से हम लोग आई बराबर यूज कर लेंगे बी बाई आर। बी बाई आर, बी का मान है 1200 वोल्ट और आर का मान है 75, तो ये 1200 बटे 75 बराबर हो जाएगा 16 एम्पियर। अब देखिए आगे कह रहे हैं तारों में होने वाली वैद्युत शक्ति का ह्रास ज्ञात कीजिए। वैद्युत शक्ति का ह्रास, वैद्युत शक्ति का ह्रास, तो वैद्युत शक्ति का ह्रास P इक्वल टू हो जाएगा बी आई। बी आई, बी का मान है 1200 गुणे आई का मान है 16, इन्हीं दोनों का गुणा करो तो P बराबर मिल जाएगा 192 2 बार 0। इसे चाहो तो आप ऐसे ही रहने दो, नहीं तो इसे हम लिख सकते हैं 19.2 गुणे 10 की घात 3 वाट। आप इसे ऐसे ही रहने दो, नहीं तो इसे आप लिख सकते हो 19.2 किलोवाट, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है 500 वाट का विद्युत हीटर 115 वोल्ट की लाइन में काम करने के लिए बनाया गया है। ये जो हीटर है इसकी शक्ति P बराबर है 500 वाट, और यह हीटर बनाया गया है 115 वोल्ट पर कार्य करने के लिए, तो हीटर के लिए B बराबर हो जाएगा 115 वोल्ट। आगे कह रहे हैं यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर 110 वोल्ट रह जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। माना हीटर का प्रतिरोध नियत रहता है, माना हीटर का प्रतिरोध नियत रहता है, मतलब ये जो R है ये बदलने वाला नहीं है। जो R 115 पर रहेगा वही R 110 पर भी रहेगा, यहां R नियत है। तो इस 110 को हम B डैश लिख लेते हैं, B डैश बराबर 110 वोल्ट। अब यहां से सबसे पहले हम हीटर का प्रतिरोध निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे हीटर का प्रतिरोध, हीटर का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा B स्क्वायर बाई P। B का मान यहां 115 है, तो 115 गुणे 115 बटे P का मान है 500। अब इसी को सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा 529 बटे 20। ठीक, अब देखो यहां से प्रारंभ में कुछ अलग ऊष्मा उत्पन्न हो रहा था और बाद में कुछ अलग हो रहा था, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं प्रारंभ में उत्पन्न ऊष्मा। प्रारंभ में उत्पन्न ऊष्मा, प्रारंभ में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर हो जाएगा B स्क्वायर T बाई 4.2 इंटू R। ठीक, यहां B का मान कितना रहेगा 115 वोल्ट, तो ये 115 का स्क्वायर इंटू T अपान 4.2 R। अब इसके बाद देखो जब वोल्टेज 115 से गिरकर 110 रह जाता है तब कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे बाद में उत्पन्न ऊष्मा, बाद में उत्पन्न ऊष्मा।
इसे हम एच डैश मान लेते हैं। तो एच डैश बराबर हो जाएगा वी डैश स्क्वायर टी अपान 4.2 आर। यहाँ बी डैश का मान 110 है, ये हो जाएगा 110 का स्क्वायर इंटू टी अपान 4.2 आर। अब यहां देखिए आपसे पूछा गया है कि उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, प्रतिशत में बताना है। तो आप लिखोगे ऊष्मा में प्रतिशत कमी, ऊष्मा में प्रतिशत कमी बराबर ये हो जाता है अंतिम ऊष्मा माइनस प्रारंभिक ऊष्मा बटे प्रारंभिक ऊष्मा गुणे 100। इसी को सॉल्व करना है। अंतिम ऊष्मा देखिए कितना है 110 का स्क्वायर इंटू टी अपान 4.2 आर, फिर माइनस प्रारंभिक ऊष्मा है 115 का स्क्वायर इंटू टी अपान 4.2 आर, फिर अपान में 115 का स्क्वायर इंटू टी अपान 4.2 आर। अब ऊपर से अंश से देखो टी बटे 4.2 आर कॉमन होके नीचे ये टी बटे 4.2 आर से कट जाएगा। तो ये आपको बराबर मिल जाएगा 110 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर बटे 115 का स्क्वायर गुणे 100। अब इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए हम ऐसे कर देते हैं, पहले 110 में 115 का भाग देंगे तो ये 110 बटे 115 का होल स्क्वायर माइनस 115 में 115 का भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा गुणे 100। अब 110 और 115 को ऊपर नीचे काट लो तो ये आपको मिल जाएगा 22 बटे 23 का होल स्क्वायर माइनस 1 गुणे 100। 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484 बटे 23 का स्क्वायर हो गया 529 माइनस 1 गुणे 100। अब इसी को सॉल्व करिए तो ये आपका बन जाएगा 484 माइनस 529 बटे 529 गुणे 100। ऊपर अंश में घटा लीजिए तो आपको मिल जाएगा 45 बटे 529 गुणे 100। 100 का गुणा करोगे तो ये हो गया 4500 बटे 529। अब 4500 में 529 का भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा 8.50। ये आंसर होगा परसेंटेज में और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से उत्पन्न ऊष्मा में प्रतिशत कमी हो जाएगी 8.5%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पर डिस्कस करते हैं। 58 में कहा जा रहा है किसी डायनमो का विभवांतर 220 वोल्ट, इसके द्वारा 60 वाट की 330 बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई जलती हैं। यदि बत्तियां 12 घंटे तक लगातार जलती रहें तो बताइए कि डायनमो से कितनी धारा प्रवाहित होगी। यानी आपको आई का मान ज्ञात करना है और कह रहे हैं और कितना खर्च बैठेगा, यानी कि प्राइस भी ज्ञात करनी है। तो यहां से देखो P बराबर दिया गया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। P बराबर दिया गया है 60 वाट। तो हम लोग ज्ञात करेंगे एक बल्ब का प्रतिरोध, एक बल्ब का प्रतिरोध, एक बल्ब का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा B स्क्वायर बाई P। B का मान है 220, ये हो गया 220 गुणे 220 बटे 60। 1 0 कट गया तो R बराबर हो गया 220 गुणे 11 बटे 3। ये तो केवल एक बल्ब का प्रतिरोध मिला। आपसे देखिए कहा जा रहा है कि 330 बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई जलती हैं। तो अगर 330 बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो उसके लिए आप लिखोगे क्योंकि 330 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं
समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका कुल प्रतिरोध, अतः इनका कुल प्रतिरोध आर डैश हम मान लेते हैं, तो ये 1/r बराबर हो जाएगा 1/220 गुणे 11/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 3/220 गुणे 11, ऐसे कितनी बार 330 बार, 330 बार। तो सबका हर तो समान है, सबका हर समान है, जब इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 330 बटे 220 गुणे 11। अब इसी को सॉल्व कर लो, ये 3 बार में और ये 2 बार में कट गया, तो ये बराबर हो जाएगा 9/22। तो यहां से हमें आर डैश बराबर मिल गया 22/9। तो अब हम लोग निकालेंगे डायनमो से प्रवाहित धारा, डायनमो से प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगा B/R, लेकिन मुझे कौन सा R चाहिए, परिणामी R, टोटल R, तो इसकी जगह हम ले लेंगे R डैश। B का मान देखिए 220 बटे R का मान है 22/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 220 गुणे 9/22, 22 से 22 कट गया, तो I बराबर मिल गया 90 एम्पियर। 90 एम्पियर कहने का मतलब डायनमो से प्रवाहित धारा जो है ये 90 एम्पियर हो गया। आगे आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि और कितना खर्च बैठेगा, तो खर्च निकालने के लिए पहले यूनिटों की संख्या निकाल लो। तो आप लिखोगे यूनिटों की संख्या बराबर हो जाएगा, कितने वाट का आप बल्ब यूज कर रहे हो तो वो है 60, कितने घंटे यूज कर रहे हो तो वो है 12, कितने दिन तक यूज कर रहे हो तो दिन का यहां जिक्र नहीं है तो उसको 1 ही मान लो, कितने उपकरण यूज कर रहे हो तो वो है 330 बटे 1000। इसी को सॉल्व करना है, 1 0 2 0 ऊपर से 2 0 नीचे से कट गया, तो ये बन गया 6 गुणे 12 गुणे 33 करोगे तो ये हो गया 396 बटे 10। अब देखो ये जो है यूनिटों की संख्या मिली है और आपको दिया गया है एक यूनिट का मूल्य बराबर 1.75 रुपए। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि अतः खर्च बराबर यूनिटों की संख्या यानी 6 गुणे 396 बटे 10 गुणे 1 यूनिट का खर्च, 1 यूनिट का खर्च है 1.75 रुपया। इसी को जब गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 415.8 रुपया और यही आपका खर्च हो जाएगा। क्लियर ना इतनी बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पर डिस्कस करते हैं। 59 में कहा जा रहा है एक विद्युत जनित्र 500 वोल्ट का विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। इस शक्ति को 2 तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तक भेजा जाता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम प्रति मीटर है। तार के दूसरे सिरे के बीच 900 ओम के प्रतिरोध के सिरे के बीच कितना विभवांतर प्राप्त होगा, यानी आपको विभवांतर भी ज्ञात करना है। पहले इसे समझ लो, देखो कह क्या रहे हैं। ये कोई एक जनित्र है जो कि 500 वोल्ट की विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है और इसे 2 तारों के माध्यम से 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जा रहा है। कितनी दूर? 5 किलोमीटर दूर। करें इसके दूसरे सिरे पर एक 900 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने का? 900 ओम का प्रतिरोध लगा है और यहां इसका जो वोल्टेज है V बराबर ये है 500 वोल्ट। तो आपसे कह रहे हैं कि जो ये प्रतिरोध है इसके सिरे के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो हम लोग कहेंगे कि प्रतिरोध के
सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर, सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर B बराबर हो जाएगा आई आर, B बराबर आई आर। यहां प्रतिरोध का R तो दिया गया है, लेकिन परिपथ में कितनी धारा बह रही है ये मुझे नहीं पता। परिपथ की धारा ज्ञात करने के लिए आपको B बराबर आई आर यूज करना होगा। R ज्ञात करना है, B दिया गया है, पर R चाहिए, लेकिन R किसका चाहिए आपको? क्या ये सिर्फ 900 ओम? नहीं, तार का भी तो कुछ प्रतिरोध है, प्लस इसका कुछ प्रतिरोध है, प्लस इस तार का कुछ प्रतिरोध है। तो इस तरीके से आपको पूरे परिपथ का प्रतिरोध चाहिए, पूरे परिपथ का प्रतिरोध चाहिए। तो अब देखो पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकलेगा कैसे? उसके लिए दिया गया है कि तार का जो प्रतिरोध है वो है 0.01 ओम प्रति मीटर। तो मेरा तार कितना है? तार है ये 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में, टोटल 10 किलोमीटर है। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं 10 किलोमीटर लंबे तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 10, उसके बाद 3 जीरो गुणे 0.01। अब इसी को सॉल्व करिए तो आपको मिल गया ये 100 ओम। 100 ओम तो तार का प्रतिरोध है, साथ ही साथ इसमें 900 ओम का एक और प्रतिरोध लगा है। यहां से हम लिख लेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 100 ओम का तार है और 900 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो ये बराबर हो जाएगा 1000 ओम। क्योंकि परिपथ और ये प्रतिरोध मतलब तार और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो ये हो गया परिपथ का प्रतिरोध। अब हम निकालते हैं परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा, में बहने वाली धारा I बराबर आपका हो जाएगा B बटे R, B बटे R। B का मान है 500 बटे R का मान है 1000, तो ये I बराबर हो जाएगा 1 बटे 2। अब आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो इसे आप लिख रहे हो B बराबर आई आर। I का मान आप निकाल चुके 1 बटे 2 और R का मान है यहां 900, तो 1 बटे 2 गुणे 900, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 450 वोल्ट, और यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है, निम्नलिखित 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं। 60 वाट का बल्ब, एक 1000 वाट का हीटर, एक 40 वाट का रेडियो। करें गणना कीजिए हीटर द्वारा प्रयुक्त विद्युत धारा। अब आपको हीटर के लिए प्रयुक्त विद्युत धारा ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप P बराबर BI यूज कर लीजिए। यहां देखिए हीटर का जो P दिया गया है, यहाँ P ये 1000 वाट दिया गया है, तो P बराबर BI यूज कर लीजिए। अब जरा B के बारे में समझ लो। यहां कहा जा रहा है एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है। आप जानते हो घर में सारे उपकरण समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, और समांतर क्रम में विभव समान होता है, इसलिए इस बल्ब के लिए भी B का मान हो जाएगा 220 वोल्ट, इस हीटर के लिए भी B का मान हो जाएगा 220 वोल्ट, और इस बल्ब के लिए भी B का मान हो जाएगा 220 वोल्ट। आपसे पूछा गया है हीटर द्वारा प्रयुक्त धारा ज्ञात कीजिए, तो यहां आप P बराबर BI यूज कर लो। हीटर के लिए P का मान है 1000, B का मान है 220 वोल्ट इंटू I। यहां से I बराबर आपका हो गया 100 बटे 22।
100/22 को हम 50/11 लिख देते हैं, तो ये I बराबर हो जाएगा 50/11 एम्पियर। यही आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा कह रहे हैं इस लाइन के फ्यूज से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। देखिए फ्यूज से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है तो फ्यूज तो इन तीनों उपकरणों से पहले लगा होगा, है ना, तो फ्यूज से टोटल धारा प्रवाहित होगी, कुल धारा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे फ्यूज से प्रवाहित धारा, फ्यूज से प्रवाहित धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग P = BI यूज कर लेंगे। P = BI, I ज्ञात करना है, B तो सबके लिए समान है, ये 220 वोल्ट इंटू I हो जाएगा। अब देखो यहाँ P कितना लोगे, तो P लोगे आप, ये तीन उपकरण एक साथ लगे हैं, 1000 वाट का ये है, 60 वाट का ये है और 40 वाट का ये है, तो ये टोटल हो जाएगा 1100 वाट। तो P की जगह आप लोगे 1100 वाट, क्योंकि आपको फ्यूज में धारा ज्ञात करनी है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपको I बराबर मिल जाएगा 110/22, 11 से आप काट लो तो ये हो गया 10/2 और ये बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर, यानी फ्यूज से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर ना इतनी बात? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 74 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।